हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल वेनेक्स एकेडमी। गर्मी है, बहुत पसीना पसीना हो रहा है। गर्मी है, पसीना हो रहा है, मई वेकेशन है, तो दोनों भी चीजें आप अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन अपने स्टडीज के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल के रखो, क्योंकि दिस इज आवर 12th क्लास। So on this note, we will start our today's session. Students, in the previous session, we have completed the 6 principles of Henry Fair. Now, in today's session, we will continue with the 7th principle. So, let's get started. 7th principle is principle of centralization. This principle states that there must be combination of centralization and decentralization in the organization. Centralization means collection of power and authority in one or few hands. This situation is generally in the small organizations. Mostly in the large organizations, there is decentralization. As per this principle, there must be balance of centralization and decentralization. पहले तो हम what is centralization इसका मतलब समझते हैं। Centralization क्या है? Collection of power and authority in one or few hands. कभी कभी छोटे ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी अप्लाई करते हैं। उसमें क्या रहता है, एक मैनेजर रहता है, लेकिन एक ही मैनेजर सारे डिपार्टमेंट्स हैंडल करता है। फिर चाहे वो परचेस हो, सेल्स हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, ये सारे डिपार्टमेंट्स का पावर एंड अथॉरिटी एक ही मैनेजर के पास रहता है इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। बट इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए डिफरेंट मैनेजर्स रहते हैं, तो हम इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से, तुम्हारे नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, तुम्हारा बिजनेस कैसा है, उसके हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना है कि सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी अप्लाई करना है या डिसेंट्रलाइजेशन। सो देयर मस्ट बी बैलेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मींस सैलरी, पेमेंट जो हम एम्प्लॉयज को देते हैं, वर्कर्स को देते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द एम्प्लॉय शुड गेट इक्विटेबल मींस फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी, जिससे हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो। सैलरी इन केस ऑफ एम्प्लॉयज को हम सैलरी पे करते हैं, और वेजेस इन केस ऑफ वर्कर्स को हम वेजेस पे करते हैं फॉर द सर्विसेज दे प्रोवाइड और फॉर दे कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो सर्विसेज वो ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं और जो कंट्रीब्यूशन जो वो ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, उस हिसाब से उनका सैलरी और वेजेस डिसाइड होना चाहिए, रादर वो फिक्स होना चाहिए। With the good and fair amount of salary, the organization can retain their employees for a long time and also they are financially satisfied. क्या होता है, जब तुम गुड या तो फेयर अमाउंट, अच्छा अमाउंट देते हो सैलरी का या वेजेस का, इससे एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये मेरे काम के हिसाब से ही सैलरी मिल रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन में मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन कभी छोड़ के नहीं जाती। सो एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहता है। तो ये रिटेन, इसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में रहता है, कैसे उनको फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी दो। दे गेट मोटिवेटेड विथ फेयर रेम्यूनरेशन एंड अल्टीमेटली it results in increase in efficiency and productivity of the organization. Fair या good amount of salary तुम अगर तुम्हारे एम्प्लॉयज को दोगे तो ऑब्वियसली वो खुश हो जाएंगे और अच्छे से अच्छा तुमको आउटपुट देंगे। इससे तुम्हारा अल्टीमेटली क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या मिलेगा इसका? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ा, एफिशिएंसी बढ़ा, तो there will be increase in the profitability of the organization. It's very simple. While deciding the remuneration, the organization should consider the factors such as skill, knowledge, tenure,
cost of living, market trend, profitability of the organization and the remuneration should be fixed. जब remuneration डिसाइड किया जाता है तो कौन से पॉइंट्स, कौन से फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करता है? तो ये सारे फैक्टर्स, स्किल, नॉलेज, टेन्योर मीन्स उसका वो कितने साल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रह रहा है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट कितना हुआ ऑर्गेनाइजेशन को, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, और हमारा एम्प्लॉय है, हमारा वर्कर है, उसका कौन सा स्किल है, उसका नॉलेज कितना है। ये सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉय का और वर्कर का सैलरी और वेजेस कितना होगा। लेकिन वो कितना होगा ये डिसाइड करते हैं, लेकिन वो फिक्स होना चाहिए। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। व्हाट इज स्केलर चेन? स्केलर चेन मीन्स hierarchy of management authority from top level to the lower level in the organization. इसको चेन बोलते हैं, स्केलर चेन, from top level to bottom. Traditional organizations used larger hierarchy which was time consuming. जो पुराने वाले ऑर्गेनाइजेशंस थे वो स्केलर चेन यूज करते थे, वो मतलब उसका जो चेन रहता था वो लार्ज हायरार्की रहता था। पहले मतलब मैनेजर, उसके बाद सीनियर मैनेजर, उसके बाद टॉप लेवल मैनेजर, ऐसे करते उनका हायरार्की बढ़ता जाता। टू अवॉइड दिस टू बी हैपन एंड टू टेक क्विक डिसीजन, क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन टेक्निक इज यूज्ड। ये जो दिस टाइप ऑफ स्केलर चेन टेक्स लॉन्ग टाइम टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। इससे क्या होता है, जितना तुम्हारा चेन बढ़ता है उतना ही डिसीजन लेने में तुमको दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे होती है? लॉन्ग टाइम, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, क्योंकि तुम एम्प्लॉय पहले उसके मैनेजर के पास जाएगा, फिर मैनेजर है वो उसके हायर सीनियर मैनेजर के पास जाएगा, फिर सीनियोरिटी, वापस सीनियोरिटी, ऐसा करते तुम्हारा जो चेन है वो बढ़ता जाता है। तो 2 दिन अगर तुमको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन 2 दिन में लेना है, और अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ये मतलब हायरार्की अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा है तो दो दिन का डिसीजन लेने में तुमको 7 या 10 दिन भी लग सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन जो तुमको 2 दिन में लेना है तो इट विल टेक 7 days। तो कितना टाइम तुम्हारा कंज्यूम हो जाएगा? तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। To avoid this to be happen and to take quick decision, cross communication और direct communication technique is used। मतलब ये अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉलिसी यूज करते हैं। दिस कंसेप्ट इज नोन एज गैंगप्लैंक। प्रॉपर परमिशन ऑफ अथॉरिटीज इज इम्पोर्टेंट टू हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन। पहले आपको खुद खाली परमिशन लेने की जरूरत है, सो दैट वो जो एम्प्लॉय है जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिसको कोई कंसर्न है, वो he can approach directly to the higher authority who takes the final decision। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो टाइम गैप है वो बचता है, वो कम हो जाता है और it will take short time to take the important decision। तो ये बहुत जरूरी है। जितना तुम्हारा स्केलर चेन छोटा रहता है उतना ही तुम्हारा डिसीजन का जो टाइम गैप है वो भी छोटा रहता है, क्विक डिसीजन तुम ले सकते हो। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मैनेजमेंट शुड नॉट ओनली बी फेयर बट ऑल्सो फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स। The organization should not differentiate the employees while deciding the monetary terms, allocation of work and delegation of authority। मैनेजमेंट ने मतलब पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। ये एम्प्लॉय मेरा फेवरेट है, इसको मैं थोड़ा सा कम सैलरी दूंगा, ये मेरा फेवरेट नहीं है तो इसको मैं सैलरी कम ज्यादा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय के स्किल के हिसाब से उसको काम भी तुमको देना है, उसको सैलरी भी तुमको देना है। इट्स लाइक टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर के लिए जैसे उसके सभी बच्चे एक समान होते हैं, वैसे ही एम्प्लॉयज भी
एक समान होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेटिज्म नहीं रखना चाहिए कोई भी एम्प्लॉय के लिए। इक्वल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके सारे एम्प्लॉयज इक्वल रहने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो the organization should not differentiate the employees while deciding monetary terms. उसके बाद allocation of work and delegation of authority. अगर कोई अथॉरिटी आप कोई एम्प्लॉय को दे रहे हो तो उसमें भी तुम डिफरेंशिएट नहीं करोगे। मॉनिटरी टर्म्स डिसाइड करते वक्त भी तुम डिफरेंशिएट नहीं करोगे। अगर एम्प्लॉयज को तुम कोई वर्क, कोई काम असाइन कर रहे हो, उस टाइम में भी तुमको डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो आप एक एग्जांपल याद रखना, जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है, इक्वल स्टूडेंट्स फॉर, मतलब सारे स्टूडेंट्स इक्वल रहते हैं कोई भी टीचर के लिए, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सारे एम्प्लॉइज इक्वल होने चाहिए। ओके, द वेजेस और सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉइज वर्किंग एट द सेम लेवल शुड बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट्स। लेवल, फिर एक एम्प्लॉय अगर सेल्स में काम करता है, दूसरा परचेस में काम करता है, लेकिन दोनों का जो लेवल है वो सेम है, मिडिल लेवल पे दोनों भी काम करते हैं, लेकिन उनका डिपार्टमेंट है वो अलग है। तो ये सेल्स में काम करता है तो इसको सैलरी अच्छा दो, ये परचेस में काम करता है इसको सैलरी थोड़ा कम दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो उसका सैलरी या तो फिर वेजेस है वो कैसे डिसाइड होना चाहिए? इट शुड बी डिसाइडेड ऑन द लेवल दे आर वर्किंग। उसके बाद क्या आता है? इट हेल्प्स टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा? वो जो डिफरेंसेस है, वो जो क्लैशेस है, वो जो झगड़े वगैरह है, डिस्प्यूट्स मींस अल्टीमेटली आप बोलेंगे कि झगड़े, वो नहीं होंगे, क्योंकि इक्वालिटी का प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो। तो इन सारी चीजों में आपको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करना है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मीन्स तुम्हारा जो पीरियड है, जितना पीरियड तुम ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहते हो उसे कहते हैं टेन्योर। When the organization appoints the employee, it is the responsibility of the organization to assure him or her about the stability of the job. तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। It is the responsibility of the organization. कि जब भी तुम कोई भी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हो तो तुमको उसको एश्योर करना है कि नहीं, मैं ये तुमको लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट कर रहा हूँ, तुम्हारा जॉब स्टेबल रहेगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में भी तुम्हारा जॉब तुम्हारे पास रहेगा और तुम मेरे ही एम्प्लॉय रहोगे। ये एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को देना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटिंग हिम और हर। एवरी एम्प्लॉय नीड्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तुम मेरे हो, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, ये जो एश्योरेंस है वो एम्प्लॉय के माइंडसेट में बैठना बहुत जरूरी है, तभी वो अच्छा आउटपुट देगा। इफ देयर इज जॉब सिक्योरिटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉय पुट्स हिज मैक्सिमम एफर्ट्स टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब उसको ऐसा फील होगा कि नहीं, ये मेरा जो जॉब है वो मेरे पास बहुत सालों तक रहने वाला है, तब एम्प्लॉय क्या करेगा? पहले तो बहुत खुश हो जाएगा और वो अल्टीमेटली वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाएगा और बहुत अच्छा उसे लगेगा कि नहीं, अब मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाला हूँ, तो वो उसके 100% एफर्ट्स देगा। एम्प्लॉय अपने 100% एफर्ट देगा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो इसे हम बोलेंगे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। It also helps to minimize the employee turnover ratio. इससे और क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का फायदा? जो बार बार एम्प्लॉय छोड़ते जाते हैं वो जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, बार बार एम्प्लॉयज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव।
क्या है? There should be freedom on the part of managers to the employees to come up with the new ideas and to take the initiative. Employees को मैनेजर ने मोटिवेट करना है कि नहीं, तुम तुम्हारे आइडियाज लेके आओ. You are welcome with your new ideas. बोलो कि तुमको क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या आइडिया है तुम्हारे पास जिससे हम ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. इनिशिएटिव मीन्स टू टेक फर्स्ट स्टेप. एम्प्लॉय को मैनेजर ने ही मोटिवेट करना है कि नहीं, तुम्हारे पास क्या है, तुमको क्या लगता है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा भी है तो कंट्रीब्यूट करो. ऐसा मैनेजर ने एम्प्लॉय को बोलना है. सो द मैनेजर शुड एनकरेज द एम्प्लॉयज फॉर द सेम. क्या करना है मैनेजर ने? मोटिवेट करो. मैनेजर ने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है टू कम अप विद द न्यू आइडियाज. दिस अप्रोच क्रिएट्स एंड डेवलप्स द हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. इससे क्या होगा? एम्प्लॉय और मैनेजर में जो रिलेशन रहेगा वो हेल्दी रहेगा. अल्टीमेटली इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को भी ये फील होगा कि मैनेजर को भी मेरी जरूरत है, मेरे आइडियाज उसको अच्छे लग रहे, तो वो भी मोटिवेट हो जाएगा. तो इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज वो भी बढ़ेगा. अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी. तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. ये प्रिंसिपल क्या कहता है? This principle states that the interest of the organization is important than the interest of the individual employee. ये प्रिंसिपल कहता है the interest of the organization is important. पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है rather than the interest of the one single employee. The manager should take into account the interest of the entire group. Entire group means the organization rather than the interest of the single employee during taking decisions. वो जो मैनेजर बैठा है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैठा है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए बैठा है, सिर्फ खाली एक एम्प्लॉय को ग्रो करने के लिए नहीं बैठा है. तो मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करना है. उसे क्या कंसिडर करना है? ही शुड कंसिडर द interest of the entire organization or the entire group rather than the interest of individual employee. In similar way, the employee works for the organization. He should safeguard the interest of the organization rather than his own. मतलब मुझे अच्छा सैलरी चाहिए, मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अच्छा सैलरी मिलेगा? नहीं, मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे तो सैलरी मिलेगा ही, लेकिन इससे मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ग्रो करेगा. अल्टीमेटली तुमको ये सोच के आगे चलना है. दिस इज बिकॉज व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज द एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली प्रॉस्पर्स. अगर एक बार ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करने लगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय भी ग्रो करेंगे. तो एम्प्लॉयज ने भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना है और मैनेजर ने भी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सोचना है. तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट दे कॉर्प्स, मतलब टीम वर्क. ये प्रिंसिपल क्या कहता है? फेयोल हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू टीम वर्क. टीम वर्क है, यूनिटी है तो आप आगे चल सकते हो. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ. अगर आप यूनिटी से एकजुट होकर काम करोगे तो यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स. द मैनेजर शुड क्रिएट द फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड सेंस ऑफ टुगेदरनेस इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज. मतलब मैनेजर को ये उनका ये जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ यूनिटी, वो एम्प्लॉयज में क्रिएट करना है. एकजुट होकर काम करो तो ही तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव कर पाओगे. एम्प्लॉयज शुड फील द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क. मतलब एम्प्लॉयज भी मोटिवेट हो जाएंगे और उनको ये फील होगा
कि नहीं, हम एकजुट होकर काम करेंगे तो ही हम अच्छे से काम कर पाएंगे और तो ही हम अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये भी फीलिंग एम्प्लॉयज के अंदर आना बहुत जरूरी है। तो मैनेजर शुड make the employees understand that collective effort is the only weapon to achieve the predefined goals of the organization. ये तुम्हारा एक शस्त्र है। कलेक्टिवली काम करो, यूनिटी से काम करो, लेकिन ये किसका जिम्मेदारी है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। मैनेजर को एम्प्लॉयज को ये रियलाइज करके देना है कि एकजुट होकर काम करो तो ही तुम, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा मोटो क्या है, टू हैव इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये अचीव कर पाओगे। तो ये इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड इजीली एंड स्मूथली इफ ऑल द वर्कर्स वर्क टुगेदर विथ यूनिटी। ये तभी हो पाएगा, ये ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के, वो हम तभी अचीव कर पाएंगे, तभी सक्सेस हो पाएगा जब तुम एक साथ मिलके काम करोगे। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी और प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द स्पोर्ट से, मीन्स टीम वर्क मीन्स यूनिटी। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने ये 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट किए। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। सो आज के सेशन में सिर्फ इतना है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय। गुड बाय कहने से पहले वापस एक बार बोलना चाहूंगी, मेरे वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आपके पास हाजिर हो जाऊंगी। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।